हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में काफ़ी कुछ आपको फ़िलहाल पढ़ाया गया। बहुत डिटेल हम लोगों ने चर्चा किया। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और बहुत कुछ समझ में आया होगा। आर्मेचर रिएक्शन को लेकर के काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। कैसे हम आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज़ करेंगे, ये बात हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल का प्रयोग करेंगे। कैसे इससे आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज होगा हम लोग देखते हैं। बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग की। मैं एक एक पॉइंट उठाऊंगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर करते चलूँगा। तो सबसे पहली बात आप जानिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग से हट के एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है। जो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मेन फील्ड वाइंडिंग होती है, मतलब पोल जो होता है, पोल के पोल शू जो पोल फेस होता है वहाँ पे जुड़ा होता है। पहली बात क्या आपको ध्यान रखना है कि ये लगा कहाँ होता है। तो लगा कहाँ होता है ये बात समझ में आ गई। ये पोल शू पे, पोल फेस पे लगा होता है। अब पोल फेस पे लगा होता है तो इसका कनेक्शन कहाँ होता है? इसका कनेक्शन होता है आर्मेचर की सीरीज में। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होती है वो आर्मेचर करंट ही फ्लो होती है, लेकिन कंडीशनल होता है कि आर्मेचर करंट जो इसमें फ्लो होती है वो आर्मेचर करंट जो आर्मेचर में फ्लो हो रही है उसकी तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप कह सकते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग विच इज प्लेस इन द पोल फेस ऑफ द पोल कोर which is placed in the pole face and connected with the armature in series opposing mode, connected with the armature in series opposing mode। मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल फेस में लगा होता है, पोल शू में लगा होता है, आर्मेचर से सीरीज अपोजिंग मोड में कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? अब देखिए ये आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज कैसे करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बाइंडिंग के कंडक्टर होंगे, किसके? कौन सी बाइंडिंग भाई? कंपनसेटिंग बाइंडिंग की ये हैं। अब देखिएगा चूंकि जो हमारे पास ये है आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स कैसा होगा? ये होगा, ये डाउनवर्ड है आर्मेचर फ्लक्स। इसी की वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ रहा था। अब किसी तरीके से इस फ्लक्स को, आर्मेचर फ्लक्स को अगर हम समाप्त कर दें किसी भी तरीके से, इस आर्मेचर फ्लक्स को, ये जो डाउनवर्ड जा रहा है फ्लक्स, ये आर्मेचर फ्लक्स जो है इसको हम किसी तरह समाप्त कर दें तो आर्मेचर रिएक्शन हमारा कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के अपोजिट कोई और फ्लक्स सेम वैल्यू का, सेम मैग्नीट्यूड का कोई और फ्लक्स अगर इसी में प्रोड्यूस कर दें तो ये इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसके लिए हमने यहाँ कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाया। और आप देखिए जो इसका कनेक्शन होगा इसमें करंट तो फ्लो होगा वही आर्मेचर वाली, ताकि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। यहाँ पे अब आप देखिए तो यहाँ पे अगर ये डॉट है तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगा। और यहाँ पे डाउन। मीन्स यहाँ पे ये जो फ्लक्स आ रहा है इस फ्लक्स का अपोज करेगा ये, और ये जो है क्रॉस मैग्नेटाइज, क्रॉस है तो अंदर करंट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऐसा। ठीक है ना? ये इस फ्लक्स का अपोज करेगा, ये इस फ्लक्स का अपोज करेगा। फाइनली ये इस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये इस फ्लक्स को। मतलब इसका जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फाइसी जो होगा वो इक्वल टू होना चाहिए आर्मेचर फ्लक्स के। और ये तभी होगा जब सेम करंट इसमें भी जाए। तो सेम करंट इसमें जाएगी लेकिन सीरीज अपोजिंग मोड में जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है ताकि जो फ्लक्स डेवलप हो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की वजह से वो आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो बट सेम मैग्नीट्यूड में हो, ताकि इसको न्यूट्रलाइज कर सके। बात क्लियर है? ये होता है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने का तरीका। ऐसे हमारा जो है आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरपोल। हमारा नेक्स्ट है इंटरपोल। आई होप आपको आर्मेचर वाइंडिंग समझ में आया होगा। इंटरपोल वाइंडिंग। अब इंटरपोल जो है मैंने बताया कि ये जो एक्सिस है, क्यू एक्सिस, यहीं पे इंटरपोल लगा होता है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं इंटरपोलर एक्सिस, है ना? तो यहाँ पे जो हमने इंटरपोल कनेक्ट कर रखा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या डायरेक्शन ले। कोई कहता है कि जो इनकमिंग पोल इन द रोटेशन ऑफ जनरेटर आता है वो हम लोग लेते हैं, और फिर बोलते हैं आउटगोइंग पोल जो हमारा मोटर की डायरेक्शन, जब हम मोटर की डायरेक्शन में चल रहे होते हैं
तो जिस पोल को छोड़ के निकल रहे होते हैं वही उसी पोल की साइड, उसी पोल के पोलैरिटी का हम लोग इंटरपोल लेते हैं। और मोटर के जनरेटर के केस में जब हम घूम रहे होते हैं तो जो आगे आने वाला पोल होता है हम उसी पोलैरिटी का ले लेते हैं इंटरपोल, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे कन्फ्यूजन रखने वाली लाइनें हैं, तो उस पर अभी आप फोकस नहीं करेंगे, आप बस इतना ध्यान देंगे कि इंटरपोल आपका होने वाला क्या है। तो आप ध्यान दीजिए इंटरपोल का हम पोलैरिटी कैसे चूज़ करेंगे, इंटरपोल्स की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो आर्मेचर रिएक्शन को कैसे मिनिमाइज करेगा। तो मैं इसमें भी वही फ्लक्स लाइन ड्रॉ करूँगा। अब देखिए ये डाउनवर्ड फ्लक्स आ रहा है, ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड फ्लक्स है, क्रॉस में है, मेन फील्ड के क्रॉस में फ्लक्स है। अब हमारी सोच क्या होगी, हम इसके अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करें। तो ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ कोई पोल है साउथ है, मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा एयर गैप से सॉलिड, सॉलिड से फिर एयर गैप, ऐसे फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से अगर कोई फ्लक्स निकलेगा वो तो इस जो आर्मेचर फ्लक्स है उसके डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ से निकला साउथ को आया, तब तो इस फ्लक्स को और बढ़ा देगा, फिर तो और घंटाधार कर दिया, आर्मेचर रिएक्शन और सीवियर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो अब करना क्या है हमें, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें करना यहाँ पे ये है कि इसकी पोलैरिटी हमें ऐसी रखनी है कि इस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो अभी आप समझ गए होंगे, यहाँ साउथ कर दो, यहाँ नॉर्थ कर दो। अब ये नॉर्थ जो है ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा साउथ को, तो इसको क्या कर देगा, काउंटर जब इसका फ्लक्स आया तो इसको ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। अब यहाँ नॉर्थ पोल द्वारा जो डेवलप फ्लक्स होना चाहिए वो आर्मेचर फ्लक्स की मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। अब ये सेम तभी होगा जब ये इंटरपोल बाइंडिंग जो है, इस पे इंटरपोल पे जो बाइंडिंग होती है वो कहाँ कनेक्टेड हो, आर्मेचर से कनेक्टेड हो, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड हो, अपोजिंग में कनेक्टेड हो, ताकि इसमें जो करंट फ्लो हो वो कौन सी करंट फ्लो हो, आर्मेचर वाली करंट फ्लो हो। मीन्स आपको ये बात दोनों ध्यान में रखनी है कि जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो, और जो हमारे पास क्या इंटरपोल है ये दोनों आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं, और वही सेम करंट आर्मेचर वाली करंट इनमें जा रही होती है, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन हमारा क्या होता है, मिनिमाइज होता है, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्मेचर रिएक्शन हमारा पूरी तरीके से वाइंड अप हो चुका है, इफेक्ट मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा भी दिया, इसका मिनिमाइजेशन भी पढ़ा दिया। अभी हम लोग कम्यूटेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, वहाँ पे तो मैंने जनरली आपको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बता दिया, लेकिन आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे जानेंगे कि भैया क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे मशीन में। तो आप सुन लीजिए, जान लीजिए क्या है कि जब आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से ब्रश शिफ्ट हो जा रहा है। ब्रश जब शिफ्ट हो जा रहा है तो जो हमारा कम्यूटेशन एक्सिस है वहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब कॉइल शॉर्ट सर्किटेड हो रहा है तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए वो मिनिमम या ज़ीरो होना चाहिए, जिसकी वजह से करंट जो हमारा हो वो फ्लो ना हो शॉर्ट सर्किट कॉइल में। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है तो वो फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा, आर्मेचर पे स्पार्किंग करेगा। क्यों? क्योंकि एमएनए शिफ्ट हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से, और एमएनए जब शिफ्ट हो जाएगा तो एमएनए शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस कहीं और हो गया, आर्मेचर जैसे ही क्यू एक्सिस को कार्बन ब्रश जैसे ही क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा, वहाँ पे जो जनरेटेड ईएमएफ है उसकी वजह से कॉइल के शॉर्ट सर्किट होने पर उसमें करंट, हैवी करंट फ्लो होगा, और हैवी करंट फ्लो होगा तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी। कहाँ? कार्बन ब्रश पे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आर्मेचर रिएक्शन की हो गई कि कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग हो रही है, और स्पार्किंग होगी तो हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा तो मशीन में क्या होगा सब आप जानते हैं, फिलहाल हीट होने से मशीन खराबी होगी, ठीक है ना। पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेट कर जाएगा, जैसे ही हीट क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गया तो मशीन का तो काम तमाम, तुरंत वही मशीन घंटाधार हो गया उसका। इसीलिए हम टेम्परेचर पे कंट्रोल रखते हैं किसी भी मशीन पे, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन जो होता है उसमें भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो होता है उसमें भी। रीज़न क्या है कि जहाँ मैग्नेटिक फील्ड और वहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ा तो जो मैग्नेटिज्म आप यूज़ कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा उसको गर्म ठंडा करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको ये बात ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अगली बात हम लोग करेंगे और क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इफेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजिंग नाम से ही स्पष्ट है कि मेन फ्लक्स जो होता है ये कम होता है। मेन फ्लक्स कम होगा तो मैंने आपको एक बात बताया था जनरेटर में KA phi n, भाई
ई जो है ये प्रोपोर्शनल है मेन फ्लक्स के, तो मेन फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर में कम हो जाएगा। मोटर की बात करें टी इज इक्वल टू के फाई आई ए, ये भी मेन फ्लक्स होता है तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, ये कम होगा तो मोटर में डेवलप टॉर्क कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेन आप इफेक्ट देख रहे हैं फिलहाल जो प्रैक्टिकली आपके समझने वाला है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। अभी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो पावर लॉस वगैरह होता है काफ़ी सीवियर हो जाने पे, काफ़ी ख़तरनाक हो जाने पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए आर्मेचर रिएक्शन तो उस टाइम पे मशीन का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर डेंजरस हो जाए पता चलेगा एकदम डीम कर देगा, एकदम ख़त्म कर देगा मेन फ्लक्स को, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आर्मेचर रिएक्शन का। मैंने इसका आपको जो है मिनिमाइजेशन भी आर्मेचर रिएक्शन का बता दिया, कैसे इसको कम करेंगे, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग लगा के, इंटरपोल वाइंडिंग लगा करके, है ना। अब हम लोग देखेंगे ब्रश शिफ्ट मेथड वगैरह, जो जब कम्यूटेशन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे ब्रश शिफ्ट मेथड भी बता देंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन का, ठीक है। सो आई होप आपको इतनी बातें इसमें क्लियर हुई होंगी। कोई ज़रा सा भी अगर आपको डाउट होता है, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जहाँ पे भी डाउट हो वो आप मुझे बताइए, ठीक है ना। अब देखिए पिछली क्लासेस में हमने आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ रखा था क्लासेस में। उस क्लास में पूछा था कि हम लोग एयर गैप्स को कम क्यों रखते हैं स्टेटर और रोटर के बीच में। बाकी इसका तो आंसर मैंने दे दिया था कि जो कपलिंग होती है वो मैग्नेटिक कपलिंग क्यों होती है, स्टोरेज उसकी ज़्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मैंने ये भी बताया था एयर गैप कम क्यों रखते हैं, एयर गैप कम इसलिए रखते हैं ताकि नो लोड करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता कम हो मशीन को। एयर गैप जितना कम होगा उतना ही नो लोड करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता कम होगी फील्ड वाइंडिंग को मशीन के, ठीक है ना। अगर वो ज़्यादा होगा एयर गैप तो स्टेटर से रोटर पे जो फ्लक्स लिंक करना है वो कर नहीं पाएगा अच्छे अमाउंट में, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट, जो काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं फ़िलहाल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया इन्हीं में से। और हाँ, इंटरपोल को ज़रा मैं कनेक्ट करके दिखा दूँ। इंटरपोल अगर मैं आपको, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, मैं आपको एक इंटरपोल को कनेक्ट करने का एक तरीका बता देता हूँ। अगर कभी भी मैं एक 4 पोल या 6 पोल मशीन ले करके मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ। Suppose we have a 4 pole machine, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक 4 पोल मशीन है। अब यहाँ इस 4 पोल मशीन में अगर आपको ये दिखाना है कि आप इंटरपोल कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं, इंटरपोल कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़िलहाल आसान होगा कि आप इंटरपोल कहाँ कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए जनरेटर और मोटर के केस में, दोनों के केस में देखते हैं, जनरेटर और मोटर के केस में। चलिए अगर हम जनरेटर की केस की बात करें, अगर ये जनरेटर की केस की बात हो, जनरेटर तो जब हम इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं तो आने वाला पोल क्या है, यहाँ पहले यहाँ शुरू किए तो आने वाला पोल क्या है, साउथ है, तो हम यहाँ जो इंटरपोल लगाएंगे वो साउथ होगा। अब इसके बाद आने वाला पोल क्या है, नॉर्थ है, तो यहाँ जो लगाएंगे वो नॉर्थ होगा। यहाँ फिर आने वाला पोल साउथ है तो यहाँ साउथ होगा। ये तो जनरेटर के केस में हो गया। अब मोटर का केस अगर ऐसे ही ले लिया जाए, अगर मोटर का केस ले लें तो मोटर के केस में डायरेक्शन अगर यही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यही है, तो हम जैसे यहाँ से चले तो जिस पोल को छोड़ के चलेंगे, नॉर्थ को छोड़ के चल रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ ले लेंगे। तो हम इसीलिए ये जनरेटर का रोटेशन है, इसी में अगर हम मोटर का रोटेशन ले लें अपोजिट तो यही फिट बैठ जाएगा। देखिए हम यहाँ से चलना शुरू किए, साउथ को छोड़ रहे हैं तो हमने यहाँ साउथ ले लिया, नॉर्थ को छोड़ रहे हैं यहाँ नॉर्थ ले लिया, यहाँ साउथ को छोड़ रहे हैं यहाँ साउथ ले लिया। तो जिस पोल को छोड़ेंगे, मतलब जनरेटर के केस में जो इंटरपोल होगा वो डिसाइडेड होगा कैसे, अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग पोल, अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग पोल। लेकिन मोटर के केस में डिसाइड होगा कैसे, अकॉर्डिंग टू द लीविंग पोल। जिस पोल को आप लीव करेंगे, जैसे इस डायरेक्शन में मोटर घूम रहा है तो लीव किसको कर रहे हैं, नॉर्थ को, हमने यहाँ नॉर्थ ले लिया। अब यहाँ आएंगे लीव किसको कर रहे हैं, साउथ को, यहाँ साउथ ले लिया, फिर नॉर्थ को नॉर्थ।
अब जनरेटर की इसमें सॉरी, यहाँ से आप जब चलना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे तो साउथ आ रहा है तो आपने साउथ ले लिया, आगे चलेंगे तो नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इंटरपोल को बेसिकली जनरेटर और मोटर में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत हो रही है भाई, हम भी आपके लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं। सो मेरा वर्क बेकार ना हो, आप ज़रूर इससे कुछ सीखें, बेहतर नोट्स बनाएं, फिर हम लोग शॉर्ट नोट पे भी काम करेंगे, बहुत अच्छे से इसको डील करने वाले हैं। जहां आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ़िलहाल मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ आज, जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया भी था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसका क्या आंसर होगा। मैंने पिछले क्लास में ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है, पिछले क्लासेस में ऐसा नहीं है कि हमने आपको पढ़ाया नहीं। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि जो हम लोग कल क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन पढ़े थे, उसमें सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड पढ़े थे, और सेल्फ एक्साइटेड में हमने आपको सीरीज और शंट मशीन बताया था। तो सीरीज और शंट मशीन, आप मुझे बताइए कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कम फेरों की संख्या, लेस नंबर ऑफ टर्न्स के पतले वायर से बनाई जाती है, मोटे वायर से बनाई जाती है, क्यों लिखना है आपको। और जो हमारा शंट फील्ड होता है वो कैसे बनता है, मतलब यही मोटे वायर का होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, पतले वायर का होता है, क्या होता है। आपको शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फिर ऐसे ही जो हम पढ़ा चुके होंगे उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर भी करना होगा, और आप आंसर करेंगे तो फिलहाल उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो आप फिलहाल कम से कम वीडियो को देख रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ रिप्लाई कर रहे हो। देख करके अच्छा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो और सीख रहे हो इससे कुछ, अदरवाइज लगेगा कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ये बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका। हम पढ़ाए और निकल गए पढ़ा करके, आपने क्या वीडियो देखा और आप भी निकल गए, कुछ समझ में आया नहीं। तो फिलहाल हमारा मेन मोटिव क्या है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।